गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 पिता का पत्र पृथ्वी के नाम। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को नैनी जेल से सन 1930 में पत्र लिखा। इसकी हम देखते हैं रूपरेखा। पहला पॉइंट है हमारा परिचय। तो पहले धरती की स्थिति कैसी थी ये हम पता करेंगे। ग्रह, उपग्रह और सागर वाला समुद्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम कठिन शब्द और उसका वाचन पढ़ेंगे और फिर हम लास्ट में उसका देखेंगे उपसंहार, इसका कंक्लूजन क्या निकला। इस लेसन में पिता ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि पहले धरती की स्थिति कैसी थी, सही प्राणी कब से रहने लायक हो गए इस धरती पे, ये जानकारी दी। सागर कैसे बना और पृथ्वी मतलब धरती कैसे बनी, चंद्रमा कैसे बना, ये जानकारी हमको प्राप्त हुई। इसमें हमको यह पता चला कि पहले धरती की वास्तविक स्थिति कैसी थी, कि सजीव प्राणी क्यों नहीं रह सकते थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिली। फिर हम कठिन शब्द वाचन, जैसे मैंने आपको बताया, अपना उपसंहार पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13 पिता का पत्र पुत्री के नाम। कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं: मनोहर, परिक्रमा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, प्रशांत महासागर, सौर जगत, क्योंकि, सजीव प्राणी। नैनी जेल, इलाहाबाद, सन 1930। जैसे हमने आपको परिचय बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में सन 1930 में अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं मतलब होता है कहानी, लिखा करूँगा। आज के पत्र में तुम्हें संसार की मनोहर कहानी लिखूँगा। जैसा हमने आपको परिचय में बताया था कि इस कहानी में, इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को इस धरती के बारे में बताया था कि पहले धरती कैसी रही थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। तुम जानती हो धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, क्योंकि सूरज सबसे बड़ा होता है, इसलिए वह धरती जो है सूरज के चक्कर लगाती है। और चांद धरती के चारों ओर, चांद धरती से छोटा होता है, इसलिए चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब परिक्रमा करता है। ऐसे कई और भी गोले हैं, मतलब ऐसे और कई भी ग्रह हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं, मतलब सूरज इन सब में बड़ा होता है। ये सूरज के ग्रह हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, वह धरती का क्या कहलाता है? उपग्रह, क्योंकि वह धरती की परिक्रमा करता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उसे हम सौर जगत या सौर मंडल कहते हैं। जहाँ पर सूरज और उसके ग्रह और सभी उपग्रह मिलकर एक परिवार बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सौर ग्रह या सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। सितारे होते हैं बेटा अनगिनत, उनको हम गिन नहीं सकते। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं, बाकी सब सितारे हैं, मतलब सितारों में ग्रह भी होते हैं। ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं। ग्रह जैसे हमारी धरती एक फुटबॉल या बॉल के समान गोल है, वैसे ही ग्रह हैं, लेकिन वो सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वे आसमान में बड़े नज़र आते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। हम जानते हैं कि जो चीज़ हमसे दूरी में कम होती है वह हमें बड़ी और हमें पास नज़र आती है। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। सूरज एक सितारा है, वह हमें आँख का गोला सा मालूम होता है कि सूरज के पास जाना बहुत मुश्किल होता है। उसके पास उसकी रोशनी या उसकी हम बोल सकते हैं उसका प्रकाश कोई भी सहन नहीं कर सकता। जानती हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से उसकी दूरी अन्य सितारों से कम है, मतलब वह अन्य सितारों से थोड़ा सा पास में है। हम जानते हैं कि धरती बहुत बड़ी है। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जितना समय लगता है
यह हमें कितनी ही बड़ी क्यों न नज़र आए या दिखाई दे, दरअसल यह धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है। जो सूरज है वह धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे तो इससे ज़्यादा भी दूर है। हमारी धरती सूर्य का एक अंश है, मतलब एक भाग है, जो उससे टूटकर हवा में गिर पड़ा, लेकिन अपने पिता सूरज से अलग ना हो सका। वह टुकड़ा उसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उस जमाने में धरती बहुत गर्म रही होगी। सूरज से बहुत छोटी होने के कारण यह जल्दी ठंडी होने लगी। मतलब पहले के समय में धरती बहुत गर्म थी, सूरज से बहुत छोटी है, धरती जो है सूरज से बहुत छोटी है, उसके कारण यह जल्दी ठंडी होने लगी। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई भी सजीव प्राणी, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मानव हो, पेड़ पौधे हों, जो है इस पर जीवित नहीं रह सकते थे। जैसे देखो आदमी, जीव जंतु या पेड़ पौधे आदि नहीं रह सकते थे। तब सब चीज़ें जल जाती थी, मतलब तुरंत कोई भी चीज़ होती थी और तुरंत वह नष्ट हो जाती थी, जल जाती थी। जैसे सूर्य का एक हिस्सा टूटकर धरती बन गई, वैसे ही धरती का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और चांद बन गया। जैसा अब ये बनने ऊपर पड़ा था कि धरती जो है सूर्य का अंश है। जैसे सूर्य से एक हिस्सा टूटा धरती बनी, वैसे ही धरती से एक हिस्सा टूटा और वह चांद बन गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के अलग हो जाने से धरती में जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है। मगर धरती को भी ठंडे होने में बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी परत, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो अपन देखते हैं ऊपर वाला जो भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि उसमें हवा लगती है, लेकिन अंदर वाला जो भाग है उसको ठंडा होने में काफ़ी समय लग जाता है। ज़मीन की ऊपरी परत तो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी भाग गर्म बना रहा। अभी भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसोगी या कोयले की खान में जाओगी तो जो जो आप नीचे उतरोगे गर्मी है जो है बढ़ती जाएगी। शायद तुम बहुत नीचे चली जाओ तो ज़मीन अंगारे की तरह गर्म मिलेगी। चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। क्यों? क्योंकि वह धरती से छोटा था, वह धरती से काफ़ी छोटा था, इसलिए उसे ठंडा होने में धरती से कम दिन लगे। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह पानी बन गई और शायद बारिश बनकर बरस पड़ी। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पानी बरसा होगा, मतलब पुराने समय में पानी अधिक मात्रा में गिरा होगा या बरसा होगा। यह सब ज़मीन के जो बड़े बड़े गड्ढे थे वे भर गए और इस तरह वे सागर या समुद्र बन गए। जो जो ज़मीन ठंडी होती गई त्यों त्यों धरती और सागर दोनों सजीव चीज़ों और प्राणियों के रहने लायक हो गए। चाहे फिर जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों या फिर पशु पक्षी हों, सब धरती पर रहने लगे। यहाँ से धरती पर सजीव चीज़ों की कहानी प्रारंभ होती है, शुरू होती है। अगले पत्र में मैं तुम्हें धरती की आगे की कहानी लिखूँगा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। अब पढ़ेंगे इस पाठ का उपसंहार, मतलब कंक्लूजन क्या निकला। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें धरती और सौरजगत की जानकारी दी। समुद्र कैसे बना ये हमें पता चला और सजीव प्राणी कब से हमारी धरती पर रहने लायक हो गए। जब से धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी तभी से हमारी धरती पर सजीव प्राणी रहने लगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।